नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की बात में मैं हूं आपके साथ कविता पांडे और आज का हमारा मुद्दा है एससी वोटों पर फोकस। छत्तीसगढ़ में आरक्षित सीटों पर अपना जनाधार खो चुकी बीजेपी उन सीटों को वापस पाने के लिए नए समीकरणों के साथ राष्ट्रीय स्तर पर जुट गई है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। 2018 के चुनाव में बीजेपी 10 एससी सीटों में महज 2 सीट जीत पाने में सफल रही थी। ऐसे में बीजेपी जानती है सत्ता में वापसी के लिए एससी सीटों पर बड़ी बढ़त बनानी होगी। लेकिन इस बैठक से भाजपा के लिए क्या निकला और कांग्रेस इसे किस तरह से देख रही है, देखिए एक रिपोर्ट और इसी पर चर्चा करेंगे। ये तस्वीर है रायपुर के अग्रसेन धाम की, जहां देश भर के राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक के लिए जुटे। यहाँ एससी सीटों पर पदाधिकारियों के बीच चर्चा हुई। 2023 में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उसमें छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे प्रमुख राज्य शामिल हैं और इन तीनों राज्यों में एससी सीटों की संख्या 79 है। लेकिन बात छत्तीसगढ़ के संदर्भ में करें तो छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति के लिए 10 सीटें आरक्षित हैं। 2018 के चुनाव के परिणाम की बात करें तो 10 में से कांग्रेस को 7, बीजेपी को 2 और बसपा को 1 सीट मिली थी, जबकि 2013 में 10 सीटों में बीजेपी ने 9 और कांग्रेस ने 1 सीट जीती थी। एससी मोर्चा की बैठक को लेकर बीजेपी सांसद और राष्ट्रीय पदाधिकारी भोला सिंह क्या कह रहे हैं, सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है और पार्टी में बैठकों का दौर निरंतर चलता रहता है। पीसीपी के सापेक्ष में आज भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चे के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक छत्तीसगढ़ रायपुर में आयोजित की गई है। 1 दिवसीय बैठक है। इसमें संगठनात्मक चर्चा और आगामी चुनाव को लेकर रणनीति पर विचार होगा। इधर रायपुर में हुई बीजेपी एससी मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि आरक्षण संशोधन विधेयक को बीजेपी ने राजभवन में रुकवा कर रखा है। ऐसी चरित्र वाली भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक कर ले या फिर अनुसूचित जनजाति की बैठक कर ले, इस वर्ग के लोग बीजेपी के बहकावे में नहीं आएंगे। सरकार रहते हुए बीजेपी ने इनके आरक्षण में कटौती की थी। इस वर्ग के लोग बीजेपी से नफरत करते हैं। अनुसूचित जाति की कितनी सीटें इनके पास हैं, लोगों ने इनको वोट देना मुनासिब नहीं समझा है। तो ऐसे चरित्र वाली भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक कर ले, अनुसूचित जनजाति मोर्चा की बैठक कर ले, इस वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में नहीं आएंगे, उनके भुलावे में नहीं आएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार रहते इनके आरक्षण में कटौती किया था और विपक्ष में रहते जो इनके लिए आरक्षण संशोधन विधेयक आया उसको राजभवन में रुकवा के रखा। बहरहाल बीजेपी के इस मंथन से क्या कुछ निकलेगा और उसका असर चुनाव में क्या होगा, ये समय बताएगा। फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं, लेकिन एससी वर्ग किसके साथ है यह चुनाव परिणाम के बाद पता चलेगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे कांग्रेस नेता नितिन भंसाली जी, बीजेपी नेता केएस चौहान जी, वरिष्ठ पत्रकार कौशल स्वर्ण बेट जी। आप तीनों को बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले केएस चौहान जी के पास चलते हैं। केएस चौहान जी, आज राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक आयोजित हुई, लेकिन कांग्रेस तो ये कह रही है कि जहां पर बीजेपी शासित राज्य है वहां यहाँ वो बैठक होनी चाहिए जहां पर एससी पर अत्याचार हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, उनका अपमान हो रहा है। उन्होंने उदाहरण भी दिया है, एमपी को ले लीजिए, गुजरात को ले लीजिए, यूपी को ले लीजिए, मणिपुर को ले लीजिए। देखिए, यही कांग्रेस की सोच है और भारतीय जनता पार्टी यहीं पर सोच की उनसे डिफर करती है। ये पार्टी को देख के, ये चुनाव को देख के, ये पार्टी को देख के काम करते हैं, हम जनता को देख के काम करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग यहाँ पर नहीं रहते हैं? यहाँ पर क्यों नहीं होनी चाहिए मीटिंग? और क्या आपकी सत्ता रहेगी तभी आप मीटिंग करेंगे, तभी आप काम करेंगे, या आप चुनाव आएगा तभी आप काम करेंगे? आप लोगों ने कौन सी मीटिंग की है ये बताइए। हमने जो काम किया हुआ है उसकी समीक्षा की है और जो आगामी हमें उस जाति, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो काम करने हैं, हम उसके लिए कार्य की योजना बनाते हैं और उसी का परिणाम है जो आज
हमारे सर्वोच्च पद में द्रौपदी मुर्मू जी खड़ी हैं, आपने तो उनका विरोध कर दिया था, आपने तो ये छत्तीसगढ़ से उनको हरवा दिया था, आपने क्या किया। और दूसरी बात ये, जब भानु प्रतापपुर चुनाव हो रहा था, जब आपकी कवासी लखमा जी यहां पर सभाएं ले रहे थे, तो आपको जनता के द्वारा वहां पर विरोध करवाया गया 32%। तब आपने आनंद फानन में आपने विधानसभा बुलाई, अनैतिक रूप से, अवैधानिक रूप से आपने बुलाई, और उसके बाद आपने आरक्षण का बिल पास किया, जो कि पास नहीं होने वाला था। आपने बोला था उसके किसके आधार पे, आपने क्वांटिफाइबल डाटा के आधार पे बोला था, क्वांटिफाइबल डाटा अभी तक आ रहा है। मैं ये बोलना चाहता हूं कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी मीटिंग्स नहीं लेती, वो काम भी करके दिखाती है। आज आदिवासी के जो मूल आदिवासी, छत्तीसगढ़ के जो मूल जो जनता है वो आदिवासी है, उसको अलग राज्य बनाने का किसने काम किया? तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। सर्वोच्च स्थान पे क्या लाने का काम। लेकिन केएस चौहान जी, कांग्रेस तो ये कह रही है कि सरकार रहते हुए बीजेपी ने इनके आरक्षण में कटौती किया था। आपके बहकावे में ये वर्ग नहीं आने वाली है, नफरत करती है ये वर्ग, नफरत करते हैं आपसे, कांग्रेस कह रही है। मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूं मोहतरमा, मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूं कि 32% जो आरक्षण था वो किसने लागू किया था, 24% से 32% किसने बढ़ाया था आदिवासियों के लिए, और जो वो लगातार बना रहा। कोर्ट ने भी उसको माना आखिरी में कि नहीं, ये अत्याचार है, जिसके कारण भर्तियां रुकी हुई हैं, और ये होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भर्तियां रोकना चाहते थे, ये नहीं चाहते थे कि वहां पर भर्तियां हो। इस वजह से उन्होंने केपी खांडे और दूसरे अन्य लोगों के द्वारा वहां पर याचिका का विरोध करवाया, जिसको पुरस्कृत किया। इन्होंने अनुसूचित जनजाति के आयोग का एक को अध्यक्ष बनाया और एक को राज्य मंत्री का दर्जा दिलवाया। इन्हीं के आदमी वहां पर जाके कोर्ट में याचिका पेश करते हैं, और उसके बाद आप उसको पुरस्कृत करते हैं, और उसके बाद ढोंग रचाने के लिए, एक मध्यावधि चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि आप हार रहे थे, इस वजह से आपको ये पता चल गया था कि वहां पर आप हार रहे हैं। उसके बाद आनंद फानन में चुनाव के पहले आपने घोषणा करवाई, इस वजह से आप जैसे तैसे करके वहां पर चुनाव निकाल पाए। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूं, क्या आदिवासी भाई बहनों को ये समझ में नहीं आता है? सब समझ में आता है कि कौन आपके हित में और कौन नहीं। इसी सवाल को लेकर आऊंगे आपके पास दोबारा, नितिन भंसाली जी के पास चलते हैं। नितिन भंसाली जी, किस तरह से देखते हैं इस बैठक को? आधा भाषण तो मैं भाजपा के प्रवक्ता का नहीं सुन पाया, शायद कुछ तकनीकी खामियां थी। मैं तो अपनी बात पर आऊंगा। ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या नाम है इनका, अनुसूचित लाल सिंह आर्य जी, जाति के कोई लाल सिंह कोई आए हुए हैं, इनको आज, हाँ, लाल सिंह आर्य जो है, वो उनको छत्तीसगढ़ आने की आवश्यकता नहीं थी। उनको मणिपुर जाना चाहिए, मध्य प्रदेश जाना चाहिए, उत्तर प्रदेश जाना चाहिए, हरियाणा जाना चाहिए, गुजरात जाना चाहिए, जहां पर वाकई में दलितों पर, अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार हो रहे। मध्य प्रदेश के झाबुआ की बात करें तो वहां पर एक दलित महिला को निवस्त्र करके घुमाया जाता है। वहां पर मध्य प्रदेश में ही शिवराज मामा की सरकार में एक दलित व्यक्ति के ऊपर पेशाब की जाती है। उत्तर प्रदेश, मणिपुर, कितने उदाहरण हो, ऐसे कई उदाहरण है। अब मैं आता हूं छत्तीसगढ़ पे। छत्तीसगढ़ में आरक्षण में तो भारतीय जनता पार्टी ने अनुसूचित जाति के आरक्षण में तो कटौती की, साथ ही 267 फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर उन योग्य युवाओं को नौकरियों से वंचित किया गया जो वाकई में नौकरी के पात्र थे। तो इनके जो हाथ है, ये अनुसूचित जाति के जो हमारे भाई हैं, उनके खिलाफ किए गए कामों से पूरी तरीके से बोलते हैं ना, रंगे हुए हैं। तो ये इनसे नाराज है, नफरत करते हैं भाजपा से, अनुसूचित जाति के लोग। लेकिन लाल सिंह आर्य तो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने रिजर्वेशन घटाया है, क्या विधानसभा में विधेयक लाया आरक्षण बढ़ाने के लिए। बीजेपी तो कह रही है कि रिजर्वेशन कांग्रेस ने घटाया। लंगड़ा विधेयक जो भारतीय जनता पार्टी ने, मैं बता रहा हूं, ये मामला हाईकोर्ट में लंबित था। कविता, ये उस विषय पे बात कर रहे हैं। हाईकोर्ट से जो आरक्षण निरस्त हुआ, उसके बाद विधानसभा पे हम लोगों ने नई आरक्षण की प्रणाली को लागू करके सर्वसम्मति से, सर्वसम्मति मतलब उसमें भाजपा की सहमति भी गिनी जाती है, उस सहमति से उसको वहां से प्रस्ताव को विधानसभा से पारित करवाकर राजभवन भेजा। 8 माह हो गए,
राजभवन से कोई निर्णय नहीं हो रहा है और एक बार भी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने इस आरक्षण को लागू करवाने के लिए पहल नहीं की। नाटक नौटंकी करने के लिए इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर अग्रसेन धाम पर आकर वो फोटो सेशन और वीडियोग्राफी करवा रहे हैं, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। राजनीतिक विश्लेषक के पास चलते हैं, डॉक्टर अजय चंद्राकर जी के पास। चंद्राकर जी, स्वागत है आपका चर्चा में। अजय जी, किस तरह से देखते हैं, दोनों ही जो पार्टी है एससी वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है, चुनाव भी नजदीक है, दोनों जो पार्टी है एक दूसरे को हितैषी बता रही है एससी वर्ग का, किस तरह से देखते हैं? देखिए कविता जी, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति की राजनीति को समझना है तो यहाँ टोपोग्राफी के दृष्टिकोण से अनुसूचित जाति दो भागों में बटी हुई है। एक है महाराष्ट्र का जो एरिया है जो छत्तीसगढ़ में है, अंबागढ़, चौकी, मोहला, मानपुर जो कैचमेंट एरिया है वो डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी हैं। और इधर हम आगे बढ़ते हैं रायपुर से आगे तो वो एरिया है गुरु घासीदास जी के अनुयायियों का। दोनों में अंतर यह है कि गुरु घासीदास जी के अनुयायी एजुकेशन में डॉक्टर अंबेडकर जी के अनुयायी से कुछ पीछे रह गए। तीसरी बात है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति की राजनीति की वोटिंग बिहेवियर की चर्चा हो तो बहुजन समाज पार्टी भी एक खिलाड़ी है। साथ ही साथ अजीत जोगी जी की जो पार्टी है वो भी पिछले विधानसभा चुनाव में 7.8% वोट लेकर के गई थी जी। अब बात आती है, दोनों राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे हैं जी। मैं 2011 के सेंसस रिपोर्ट की बात करूं तो 20 करोड़ 14 लाख अनुसूचित जाति के लोग हैं भारत में। अब छत्तीसगढ़ में भी बड़ी तादाद में जी। लेकिन यहां पर टेक्निकल क्षेत्र में 0.1% अनुसूचित जाति के लोग हैं। प्रोफेशनल सिर्फ 3% है। साथ ही साथ क्लर्क 3.1% है। और गरीबी रेखा के नीचे अगर देश की बात करूं तो 5 करोड़ 83 लाख और छत्तीसगढ़ में भी बड़ी तादाद में गरीबी रेखा के नीचे। कुपोषित बच्चों की बात है जी तो पूरे देश में तो इस वर्ग के 48% बच्चे हैं, लेकिन इसमें छत्तीसगढ़ में सुधार है क्योंकि कुछ वर्ग बहुत अच्छे से खेती भी करते हैं जी। तो प्रश्न यह है कि ये 4 हिस्से की बात है, जोगी कांग्रेस का या फिर बहुजन समाज पार्टी का, कांग्रेस का और बीजेपी का जी। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में अगर अपनी असफलता को बीजेपी कम करना चाहती है तो ग्रास रूट लेवल पर उनको उस समुदाय के लिए कार्य योजना बनाना पड़ेगा, एक निश्चित एजेंडा तय करना पड़ेगा, साथ ही साथ अपने संगठन को गांव तक पहुंचाना पड़ेगा जी। इसमें कोई शक नहीं। लोकसभा के दृष्टिकोण से देखें तो 2019 में 38% वोट एससी समुदाय का बीजेपी को मिला था, लेकिन उसके पहले यहाँ के विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा गैप था। तो ये गैप को पूर्ण करना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है कविता जी। बिल्कुल, केएस चौहान जी बहुत बड़ी चुनौती बता रहे हैं अजय चंद्राकर जी, क्योंकि सिर्फ 2 सीट मिली थी एससी की बात करें बीजेपी को 2018 में। जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ मोहतरमा कि भारतीय जनता पार्टी को 2018 में नकारा नहीं गया था अनुसूचित जाति और जनजाति के द्वारा, सिर्फ एक्सेप्ट किया गया था उनके जो वादे थे, जो इनके घोषणा पत्र था, जिसको खुलेआम इनके जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी कबूल किया है कि 50% हमारा जो जीतने का जो ग्राफ था उसमें 50% जो हमारे को वोट मिले थे वो सिर्फ और सिर्फ जो हमने घोषणा पत्र की थी उसके कारण मिले थे। भारतीय जनता पार्टी के विरोध में नहीं थी। अगर भारतीय जनता पार्टी के विरोध में होती तो 38% कैसे आ जाते वोट, उसके 6 महीने के बाद ही 10% का वोट ऑफ परसेंटेज कैसे बढ़ जाता। भारतीय जनता पार्टी के विरोध में नहीं थी। हाँ, मैं ये मानता हूं किसी भी राज्य में, किसी भी देश में ये एंटी इनकम्पेंसी होती है, सत्ता के साथ थोड़ी बहुत नाराजगियां होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 25,000 किलोमीटर
का रोड बनाने का वहां पर काम किया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने उसको डायरेक्ट बस्तर को महाराष्ट्र से उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा, ऐसे करके 9 राज्यों से बस्तर डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तीसरी बात ये बोलना चाहता हूं कि 4000 पंप से 5000 पंप से 60,000 पंप भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर किए थे। जो आपने 4.5 सालों में सिर्फ 4000 पंप ही लगाए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी उन क्षेत्रों को, उन जिलों को जो आकांक्षी जिले हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ना चाहती है। उसके कारण हमारे कई बार केंद्रीय मंत्री आते रहे हैं और यहां पर उनके लिए एक्स्ट्रा फंड दिया गया। चौथी बात, 191 करोड़ रुपए अतिरिक्त अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए अतिरिक्त फंड दिया गया, जो कि केंद्र बजट के अलावा था। आप मेरे को ये बता दीजिए कि छत्तीसगढ़ के बजट में 4 साल में कितना बजट दिया? नितिन भंसाली जी बताएंगे। भंसाली जी, मैं एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं कि अगर अनुसूचित जाति के, जनजाति के लोग, भाई बहनी जो अगर संतुष्ट है तो नगर प्रदर्शन क्यों करते हैं? अगर अनुसूचित जनजाति के चौहान साहब सुन लीजिए जवाब। अगर यदि आप आंकड़ा उठाकर देखोगे और यदि केंद्र ने कुछ फंड दिया होगा छत्तीसगढ़ को, तो भाजपा शासित राज्यों से वो 10 गुना कम होगा। जो आवश्यकता होगी उससे कम ही दिया होगा। तो ये ढोल पीटते हैं कि केंद्र ने दिया, केंद्र सरकार ने दिया करोड़ रुपया, आपकी तोड़कर दिया। नितिन भंसाली जी, केएस चौहान जी का सवाल ये है कि कांग्रेस ने कितना किया? हमारे जो रुपये लेने निकलते हैं आप लोगों से, कितना दिया? 40,000 करोड़ रुपया हम लोगों को कितना दिया आपने? और 3 यूनिवर्सिटी खोली हमने, आपने कितनी यूनिवर्सिटी खोली ये बताइए। आपने कितने किलोमीटर सड़कें बनाई हैं इन 4.5 सालों में, जिसका भूमि पूजन यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हो? केएस चौहान जी, देश में जो आप लोगों की यूनिवर्सिटी चल रही है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो आंकड़े आप यूनिवर्सिटी खोली है टीवी चैनल में, ये मुझे लगता है ये जुमलेबाजी छोड़कर धरातल पर काम करो तो ज्यादा बेहतर होगा। कविता 10 सीटें है यहाँ पर अनुसूचित जाति की, अनुसूचित जाति की 10 सीटों में सहम आनी चाहिए। 2 विधायक हैं इनको तो ये सोचना चाहिए कि वो इतनी नफरत क्यों करते हैं, वो इनसे इतनी नफरत क्यों करते, इतना अच्छा। लेकिन केएस चौहान जी तो बोल रहे हैं कि कांग्रेस से घोषणा पत्र से आकर्षित हुए थे वोटर्स। आप एनालिसिस करिए। नितिन भंसाली जी, केएस चौहान जी बोल रहे हैं कि कांग्रेस से घोषणा पत्र से जो वोटर्स है वो आकर्षित हुए थे। कांग्रेस ने जो कहा है वो किया है। भूपेश एनालिसिस करिए ना, एनालिसिस करिए। जो घोषणा आपने 100 किलोमीटर की ऐसी सड़क बता दीजिए कोई भी, और थोड़ी बहुत चीजें जो बची वो होगी। बस्तर में जो आपने केएस चौहान जी से रुक जाइए। नितिन भंसाली जी, बीजेपी तो नितिन भंसाली जी, बीजेपी ये कह रही है, करते हैं कविता। नितिन भंसाली सुन तो लीजिए। क्षेत्रफल लिए उससे ज्यादा तो डॉक्टर रमन सिंह सड़क बना दिया बोलते। सुन लीजिए, बीजेपी बार बार ये कह रही है कि कांग्रेस को वोट नहीं मिला है, जो घोषणा पत्र है उसको देखकर वोट मिला है। बीजेपी नहीं कह रही है मोहतरमा, ये उनके उप मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। अच्छा, सिंबल पे वोट मिला है, कांग्रेस को वोट मिला है, भाजपा की वादा खिलाफी के खिलाफ वोट मिला है, भाजपा के कुशासन के खिलाफ वोट मिला है, भाजपा के भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट मिला है, और कांग्रेस की विश्वसनीयता के पक्ष में यहाँ की जनता ने वोट दिया है और हमने उनका मान रखा है, सम्मान रखा है। हमें ठीक है, चंद्राकर जी के पास चलेंगे। अजय चंद्राकर जी, क्या कुछ कहेंगे आप? दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कोई भी अपनी जो जी चंद्राकर जी, देखिए कविता जी, एससी समुदाय के लिए आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक और सामाजिक तीनों क्षेत्रों में जो पार्टी उनको साध लेगी तो एससी समुदाय अपना निर्णय अविलंब ले सकती है या फिर दूरगामी दृष्टिकोण से जी। लेकिन एससी समुदाय में यहां 2-4 चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि वो बहुत अच्छे लोग हैं। महान संत छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास जी, जो उस जमाने में मनखे एक समान का नारा दिए जी, जो उतना ही प्रोडक्शन करिए जितना आवश्यक है, प्रकृति के साथ चलिए। तो जो खनिज संपदा निःशुल्क उपहारें हैं प्रकृति की, इन सबको वो लोग काफी ऑनर देते हैं।
लेकिन यहाँ बात यह है कि आरक्षण का जो विषय आया और आरक्षण के विषय के ऊपर उनके जो गुरु लोग हैं उनका जो स्टेटमेंट आया, तो वो लोग जो राजनीति उस समय हुई उससे वो सहमत नहीं थे। दूसरी बात यह है कि बहुत बड़े बड़े किसान भी हैं एससी समुदाय में, तो वो लोग पर्टिकुलर खासतौर से ये देखते हैं कि सामाजिक समरसता रहे और वो जो काम करते हैं आपस में मेलजोल रहे, भाईचारा रहे, चाहे वो ओबीसी समुदाय के साथ, चाहे उच्च वर्ग के साथ या फिर एसटी समुदाय के साथ जी। तो सामाजिक समरसता उन लोगों में कह सकते हैं उनका वे ऑफ लाइफ है जी। तो तीसरी बात आ रही यहां पर सेंसस रिपोर्ट क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा उनके बीच से एक आवाज आ रही, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बैठक में इस विषय के ऊपर बिल्कुल गहन चर्चा करनी चाहिए। उनका कहना है कि 18 का सेंसस रिपोर्ट हमारे पास में और आज 23 आ गया है, हमारी जनसंख्या लगभग 4 करोड़ बढ़ चुकी है। अब पूरे इंडिया की बात कर रहा हूं, छत्तीसगढ़ में भी बढ़ा जी। तो इन बच्चों को यह है कि हम अभी तक मात्र हायर एजुकेशन में हमारा प्रतिनिधित्व बहुत कम है। आप कह सकते हैं कि जनधन योजना के हिसाब से या फिर डायरेक्ट जो ट्रांसफर किया जाता है वो सब ठीक है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि एजुकेशन ऐसा हो और उच्च शिक्षा में वो जा रहे हैं तो उनके लिए उनका जो सैंक्शन पोस्ट है जी, उन्हीं सैंक्शन पोस्ट को भी अगर फुलफिल कर दिया जाता है तो ये बच्चे और पूरे अपने समाज को प्रभावित कर रहे हैं अपने विचार से। तो ये महत्वपूर्ण विषय है कविता जी। बिल्कुल, छोटा सा जवाब लेंगे। केएस चौहान जी जल्दी से छोटा सा जवाब दे दीजिएगा, फिर समय का अभाव है। फिर मोहतरमा, सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी इनकी आंतरिक सर्वे रिपोर्ट आई है उसमें से 12 मंत्री में से 2 मंत्री जो हैं इनके शिव कुमार डहरिया और गुरु रुद्र, ये दोनों अनुसूचित जनजाति के से आते हैं, आरक्षित सीटों से आते हैं। उनको वो हार रहे हैं और बुरी तरह हार रहे हैं, इनकी आंतरिक सर्वे बताता है। इसका मतलब क्या है? अच्छा, इसका मतलब है कि आपने रिपोर्ट कहां से मिलती है? आप लोग वहां पर नहीं किया, इस वजह से रिपोर्ट कहां से मिली? उसको वायरल कर देते हो, उसको आप लोग आंतरिक रिपोर्ट मानते हो। ऐसी कोई बात नहीं है कि ये रिपोर्ट इनके पास आती कहां से? कविता, इनसे ये पूछिए आंतरिक रिपोर्ट क्या होती है और कहां से आती है इनके पास? केएस चौहान जी कहां से आती है आपके पास भाई, जो हमको नहीं पता? केएस चौहान जी मुद्दा अब बात करें तो जवाब भी दे दीजिए। आंतरिक रिपोर्ट की बात कर रहे हैं भंसाली जी। मैं वही बोल रहा हूँ ना, जल्दी से, क्योंकि समय नहीं है, बिल्कुल समय नहीं है, जल्दी से। कांग्रेस की खुद की आंतरिक रिपोर्ट देखो, पत्रिका वाले 13 MLA हो अभी, खुद की आंतरिक रिपोर्ट देखो। इलेक्ट्रॉनिक बाद में जाको तो कुछ 10 तक भी सीमित रहोगे। यही स्थिति में आंतरिक रिपोर्टें कांग्रेस की 10 रिपोर्टें 12 में से 6 मंत्री तक नहीं पहुंच पाओगे। करीबी है उसमें से 2 अनुसूचित। चलिए, आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद। केएस चौहान जी आपका भी, नितिन भंसाली जी आपका बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए, डॉक्टर अजय चंद्राकर जी आपका भी बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। तो छत्तीसगढ़ की बात में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।